नमस्कार, मैं हूं आकांक्षी ठाकुर। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में गरीबों को मिलेगा सस्ता भोजन। गहलोत सरकार ने की इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत का ऐलान। कम पैसे में मिलेगा 2 वक्त का खाना। सस्ता भोजन योजना पर राजस्थान में गरमाई राजनीति। बीजेपी ने योजना का नाम बदलने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा पार्टी अपने कार्यकलापों पर दे ध्यान। पीसीसी चीफ के बदलने के सवाल पर बोले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। कहा राजनीति में कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। संगठन और सरकार में फेरबदल का फैसला करता है कांग्रेस हाईकमान। अमेरिका के सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने देश में राजस्थान को वैश्विक निवेशकों के लिए बताया बेहतर स्थान। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण हासिल हुई टॉप रैंकिंग। कोरोना महामारी के संकट के बाद अब प्रदेश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। राजस्थान में गहलोत सरकार अब सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिहाज से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना के तहत गरीब और मजदूर तबके के लोगों को सुबह और शाम 2 वक्त का पौष्टिक खाना कम पैसों में उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हर साल 100 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। इस योजना का संचालन गैर सरकारी संस्था करेगी। साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसके संचालन की पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। एक विजनरी अप्रोच के साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इंदिरा रसोई की शुरुआत की है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि गरीब जनता को पोषण से परिपूर्ण भोजन मिल सके। और आपने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान किस प्रकार से जनता को भटकना पड़ा था पूरे देश भर में, लेकिन राजस्थान में व्यवस्थित थी सारी सुविधाएं। उसका कारण यही था कि उस समय भी यही भावना रही थी कि जनता को भोजन और राशन उपलब्ध हो सके। और उसी के फॉलोअप के रूप में रसोइयाँ होंगी जो कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा करने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है। राजे ने कहा है कि कांग्रेस सरकार हमारी योजनाओं का नाम बदलने में माहिर है। वसुंधरा राजे ने आगे लिखा कि नाम बदल कर ही सही, आखिर जनता की मांग पर हमारी अन्नपूर्णा रसोई योजना को शुरू करना ही पड़ा। नाम नहीं, अपने आप को बदलो सरकार, नहीं तो जनता सबके सब बदल डालेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 रुपए महीना था और 8 रुपए में भोजन दिया जाता था। हमारी इस योजना को बंद करके अब नए नाम से उस योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है। हमें नाम बदलने से ऐतराज नहीं है। प्रदेश के गरीब लोगों को कम पैसों में भोजन मिलता रहना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने के इंदिरा रसोई योजना का ऐलान करने पर वसुंधरा राजे के किए गए ट्वीट का मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदलने का आरोप लगाने से पहले उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकलापों पर ध्यान देना चाहिए। योजनाओं का नाम बदलने की बीमारी तो भाजपा को है। पूर्व में राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया गया था। बीजेपी राज्य में राजीव गांधी शिक्षा संकुल का नाम बदलकर राधा कृष्णन शिक्षा संकुल केंद्र कर दिया था। गहलोत सरकार तो इंदिरा रसोई योजना नाम से एक नई योजना की शुरुआत कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोहरा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत का ऐलान कर दिया है अशोक गहलोत ने। 100 करोड़ रुपए सालाना इस पर खर्च किए जाएंगे ताकि गरीबों को भूखे पेट ना सोना पड़े। और अब इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि उनकी योजना अन्नपूर्णा जो योजना थी उसका नाम बदलकर इसकी शुरुआत की जा रही है। बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल निराधार तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व में जो थी वो उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की थी। और ये मोबाइल वैन्स थी जो कि राज्य के कई शहरों में अलग अलग स्थानों पर खड़ी रहा करती थी। और जैसा कि आपने अपनी खबर में बताया, 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन दिया जाता था। लेकिन ये काम अब तक भारतीय जनता पार्टी ही ज़्यादा करती आई है। आपने मुख्य सचेतक महेश जोशी को सुना
ये सही है कि जो राजीव गांधी सेवा केंद्र थे उनका नाम अटल सेवा केंद्र बना। हाई कोर्ट ने इसको पलटा, इसके खिलाफ फैसला दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अटल सेवा केंद्र कहलाते रहे। जो शिक्षा विभाग का जो मुख्यालय है राजीव गांधी शिक्षा संकुल, उसका नाम बीजेपी ने बदला। तो ये दोनों पार्टियां करती आई हैं और मुख्य चीज़ ये है कि जो एक इस आज के दौर में गरीबों को खाना मिलना चाहिए, मुफ्त भोजन मिलना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस सरकार जो कह रही है कि हमने इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है, ये नई योजना है, इसमें अलग तरीके से वो काम करेंगे, तो देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं इसमें। लेकिन हाँ, ये काफ़ी कुछ मिलती जुलती योजना है, इससे कोई इनकार नहीं। जी, तो संजय जी, नाम बदलने से ज़्यादा ध्यान उस पर होना चाहिए कि योजनाएं शुरू हों, जो गरीब हैं, जो उस तबके के लोग हैं, उन तक फ़ायदा पहुंचे। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरी योजना नहीं है, जो इंदिरा गांधी जो योजना है, जो भूखों को खाना खिलाएगी, उसको लेकर। तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या क्या बदलाव इसमें किए गए हैं, किस तरह से इसको लागू किया जाए? क्योंकि 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी धनराशि होती है और सालाना इस पर खर्च करने वाले हैं, साथ ही NGOs इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके एग्जीक्यूशन को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चूँकि ये कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि अपनी आजीविका खोई है और वो शहरों में खासकर जो लोग हैं उनको भोजन की कोई उपलब्धता नहीं है। तो ये उनकी मदद करने के लिए है। सरकार ये किचन चला भी रही थी अभी तक। जो नगर पालिकाएँ थी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस थे, वो अब तक एक NGO के साथ मिलके कर रहे थे। इस्कॉन उसका नाम इस्कॉन के साथ था, वो अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलके और लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था। ये जो कोरोना महामारी का ये पूरा दौर चला, मार्च से लेकर के अभी तक चल रहा है, उसमें तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि उनकी मदद ली जाएगी। और सरकार जैसा अब तक करती आई है, उनको गेहूं, दाल और दूसरी जो राशन सामग्री है वो सरकार उपलब्ध करवाएगी। क्योंकि सरकार के सामने समस्या ये है कि वो सामग्री उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन तैयार करवाना और लोगों तक वितरित करना वो उसके बस में नहीं है, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। तो इसलिए वो सामग्री उपलब्ध करवाएगी और ये जो NGOs हैं वो बना करके और लोगों को खाना खिलाएंगे। जी, संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ दर्शकों को हम बता दें कि PCC चीफ बदलने के सवाल पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि राजनीति में कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। जिसका जहां उपयोग लेना है, चाहे सरकार हो या संगठन, उसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करता है। कार्यकर्ताओं की खून पसीने से हम सरकार में आए हैं। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से राजनीतिक नियुक्तियां होगी। नियुक्तियां, फेरबदल सब पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ही फैसला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को पूरे वोट मिले हैं। मैं ये कहूँगा कि राजनीति में कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है, किसको कहाँ पर क्या काम देना है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो नेतृत्व अच्छी तरह जानते हैं। तो जिसका जहाँ उपयोग लेना है उसका वो हमें समय समय पर हम लोग उपयोग करते रहते हैं। कब जिलाध्यक्ष बदलेगा, कब ब्लॉक अध्यक्ष बदलेगा, कब कौन कहाँ का क्या काम करेगा, इस सब का निर्णय, चाहे कोई व्यक्ति हो, सरकार या संगठन में हो, उसका अंतिम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती आई है और लेती रहेगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी निष्ठा से मैं निभा रहा हूँ। वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। तो चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर 23 विधायकों से खान आवंटन, रिको में प्लांट और कैश ट्रांजैक्शन के आरोप लगाए हैं। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि सतीश पूनिया ने जो दावा किया है वो सिद्ध करें, क्योंकि जिस तरीके से वो 23 विधायक बोल रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कोई प्रमाण भी होगा। ऐसे में या तो वो कोर्ट जाए या फिर कोई PIL लगाएं, अपने आरोपों को साबित करें। जोशी ने कहा कि लगता है कि सतीश पूनिया अंतर्यामी हैं, जिन्हें ये पता था कि होटल में कांग्रेस विधायक आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं। महेश जोशी ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर सतीश पूनिया के बयान को कानूनी रूप से दिखाएंगे और उन पर कोई मुकदमा बनता है तो व्यक्तिगत तौर पर वो खुद मानहानि का मुकदमा पेश करेंगे। विधानसभा के स्तर पर क्या होना चाहिए, तो विधानसभा में अध्यक्ष और जो विशेष अधिकार जो समिति बनी है वो देखेगी। खुद व्यक्तिगत तौर से
इस बात को देखता हूँ कि जो उनका बयान है उसके आधार पर किस तरीके अगर कोई मानहानि का मुकदमा बनने की गुंजाइश उसमें निकलती है, मैं खुद व्यक्तिगत आधार पर इस बात को देखूंगा। अगर कोई मुकदमा बनता होगा तो हम उनके खिलाफ भी केस दर्ज कराएंगे। हम रुक करेंगे संजय बोरा जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, तो बीजेपी लगातार यहां आरोप लगा रही है कि जो होटल में बंद थे सभी विधायक ठहरे हुए थे, वहां पर तमाम तरह के डील हुई है, खाना आवंटन हुआ है और कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई पीआईएल दायर नहीं की है, ना ही किसी तरह की एफआईआर दायर की गई। तो आखिर बीजेपी प्रमाण लेकर क्यों नहीं आ रही है, क्यों सिर्फ बयानबाजी करती दिख रही है? देखिए, यही हमने पहले भी जब आपसे चर्चा की थी तब यही कहा था कि अगर बीजेपी के पास कोई प्रमाण है तो वो लाए, सिवाय बजाय आरोप लगाने के। अब आज सतीश पुनिया ने ये कह दिया कि पहले गहलोत खरीद फरोख्त के जो आरोप है वो उसके प्रमाण दें, उसके बाद में प्रमाण दूंगा। तो ये क्या बात हुई? राज्य सरकार ने तो उसको लगा कि गलत हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को लगा कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है, तो मैं प्रमाण पत्र उसने एसओजी में और एसीबी में शिकायत की है। अब वहाँ पे जांच चल रही है। और उधर जब इन्होंने आरोप लगाए तो एक निर्दलीय विधायक इनको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव इनके खिलाफ दे चुके हैं। तो यदि बीजेपी के पास भी इस तरह का कोई प्रमाण है तो या जनता के सामने अगर नहीं भी लाना है तो जो उपयुक्त एजेंसियां हैं, अगर एसीबी पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई में शिकायत करें, सीबीआई कर सकती है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वहां चली जाए। तो आखिर किसी न किसी अथॉरिटी को तो शिकायत करें, लेकिन वो तो सामने कोई तथ्य रख नहीं रहे हैं, सिर्फ जवानी जमा खर्च कर रहे हैं कि 23 विधायकों को वो अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं वोट के बदले में। उससे बात बनने वाली नहीं है। जी संजय जी, यहाँ पे महेश जोशी ने बोला है कि वो व्यक्तिगत तौर पर खुद जो सतीश पुनिया है उनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराएंगे। तो क्या कांग्रेस ऐसा करती नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है। यदि वो आरोप प्रमाण नहीं कर पाते हैं तो पहले तो आपको पता ही है कि विधानसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जा चुका है। अब यदि जैसा महेश जोशी ने कहा कि वो भी देखेंगे, दिखवाएंगे कि क्या मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है, तो उन्होंने एज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं कहा है। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर कहा है यदि पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा निर्णय लेना होगा तो वो पार्टी लेगा। जी संजय जी, तो क्या यहाँ पर जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सतीश पुनिया के बयान आ रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी केवल जो राज्यसभा में जो हार मिली है उसके बाद एक तरह से बौखलाहट में इस तरह के बयानबाजी कर रही है? देखिए, बीजेपी की शुरू से कोशिश रही थी कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पर दबाव बनाए, और उसने दूसरा उम्मीदवार खड़ा भी इसलिए किया था कि वो कांग्रेस में असंतोष को बाहर लाना चाहती थी। उसकी कोशिश सफल नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, और हमारे यहाँ पर तो यही होता है कि जो विपक्षी दल हैं वो बजाय कंस्ट्रक्टिव कोई सुझाव देने के वो सिर्फ आरोपों में लगे रहते हैं। और बीजेपी को अब यही है कि वो किसी तरह कांग्रेस ये साबित कर सके कि उसने नहीं खरीद फरोख्त की कोशिश की थी, बल्कि कांग्रेस ने ये जो निर्दलीय विधायक हैं और खुद उसके जो विधायक हैं जिनमें असंतोष था, उस असंतोष को दबाने के लिए लालच का इस्तेमाल किया। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज राजस्थान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800
47000320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सकों को कोरोना रोगियों के उपचार के प्रति गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकांश चिकित्साकर्मी समर्पित भाव से कोरोना उपचार में लगे हुए हैं। उपचार में लापरवाही की शिकायतों की जांच करवाकर लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पूरा समाज चिकित्सा कर्मियों, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ की तारीफ कर रहा है और उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहकर संबोधित कर रहा है। ऐसे में कुछ एक लोगों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी राजकीय या निजी चिकित्सालय में कोरोना का सही उपचार की कमी महसूस होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान के लिए नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों के मनमानी वसूली को छूट नहीं दे सकते हैं। सरकार ने तय की गई निर्धारित राशि के आधार पर ही निजी चिकित्सालयों की चिकित्सा सुविधाएं देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले निजी चिकित्सालय के खिलाफ सरकार को मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई परेशानी है तो वे सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। साथ में डॉक्टर रघु शर्मा ने यह भी कहा कि फीस संबंधी मामलों पर चर्चा के लिए निजी अस्पतालों से बैठक भी की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री का यह भी कहना है कि प्रदेश में कहीं भी कम्युनिटी स्प्रेड का मामला देखने में नहीं आया है। प्रदेश में बाहर से आने वाले सुपर स्प्रेडर्स की वजह से भरतपुर और धौलपुर जैसे जिलों में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सुकून की बात यह भी है कि प्रदेश में पॉजिटिव से नेगेटिव होने की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। करीब 78% लोग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से लाइव। रामस्वरूप, तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने कमर कस ली। डॉक्टर रघु शर्मा का साफ कहना है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी भी तरह की मनमानी करते हैं वो सही नहीं जाएगी। साथ ही अगर कहीं पर भी कोई भी चिकित्सा कर्मी जो है अगर वो सही तरीके से जांच मुहैया नहीं कराया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल 2 दिन पहले सरकार ने आदेश निकाल दिया था कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके लिए जो है रेटें तय कर दी गई है। कोरोना संक्रमित कोई मरीज आता है तो उसकी जो जांच होती है वहाँ पर, या कोई और बीमारी का मरीज किसी अस्पताल में जाता है तो जब उसकी कोरोना की जाँच होती है तो पूर्व में जैसे 4,500 रुपये या उससे ज़्यादा की राशि वसूल उनसे की जाती थी, तो वो अब नहीं की जाएगी। सरकार ने एक दाम फिक्स कर दिया है 2200 रुपये, तो उससे ज़्यादा कोई भी रुपये नहीं ले सकते। इसी के साथ ही जिस तरह से कोई पेशेंट में कोरोना का पॉजिटिव होता है और अगर वो किसी प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती हो चुका है तो उसके इलाज के लिए भी यदि वो सामान्य वार्ड में है तो और यदि वो ICU में तो उसके लिए भी सरकार ने अधिकतम राशि जो है वो तय कर दी है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। हालांकि इसी बीच कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका कहना है कि जो सरकार ने जो राशि तय की है वो राशि बहुत कम है, यानी कि जो रेट तय की गई है उसमें इलाज संभव नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। हालांकि अभी उनकी सरकार के साथ किसी भी तरह की कोई वार्ता हुई नहीं है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर आदेश निकाल दिए हैं परसों ही, और ये कहा कि कोई भी इलाज से मना नहीं करेगा और जितनी राशि तय की गई है उससे ज़्यादा पैसा कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मरीज से नहीं लेगा। जी,
रामस्वरूप, साथ ही उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही अगर होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो या फिर वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल क्यों ना हो। और इसकी देखरेख के लिए एक नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति की बात यहाँ पर रघु शर्मा ने की है। बिल्कुल, ये पहले से भी तय कर दिया गया था कि कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज को इलाज के लिए आनाकानी नहीं कर सकता। पूर्व में हमने देखा कि जयपुर के 2 नामी अस्पताल है जहां पर इस तरह की शिकायत आई थी कि उन्होंने इलाज में आनाकानी की, तो सरकार ने साफ तौर पर उनको नोटिस जारी किया और चेतावनी दी, हिदायत दी कि आप आगे से किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकते, आनाकानी नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाएगा तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1-2 दिन पहले जब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बाइट दी थी हम लोगों को, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी बड़े अस्पताल हो चाहे छोटे अस्पताल हो, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सरकार बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेगी और नौबत यदि ज़्यादा आ गई तो अस्पताल को बंद करने की भी चेतावनी वहाँ पर दे दी गई थी। जी रामस्वरूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं अमेरिका के सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने देश में राजस्थान को वैश्विक निवेशकों के लिए बेहतर स्थान बताया है। भारत में कोविड-19 के कारण चलती आर्थिक सुस्ती और वैश्विक महामारी को देखते हुए देश के शीर्ष 10 राज्यों में से राजस्थान ने टॉप रैंकिंग हासिल की है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेहतर भूमि आवंटन प्रक्रिया, आसान और समयबद्ध ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म के कारण टॉप रैंकिंग हासिल की है। इसके अलावा राज्य में दोबारा से निवेश करने वाले अन्य उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों और ज़्यादा निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक नीतियों पर काम किया जा रहा है। भारत शीर्ष 5 देशों में फरवरी 2020 में सीईओ वर्ल्ड की जारी एक अन्य रिपोर्ट में भारत को 2020 में निवेश करने के लिए शीर्ष 5 देशों में स्थान दिया गया है। अन्य 5 देशों में सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। हमारे साथ फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अरुण अग्रवाल जी, राजस्थान को निवेश के लिए जो है एक अनुकूल प्रांत बताया गया है वर्ल्ड मैगजीन की तरफ से। इस पूरे इसको आप किस तरह से देखते हैं? राजस्थान अभी जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से अर्थव्यवस्था में सुस्ती छाई हुई है, तो इस लिहाज से राजस्थान के लिए कितनी अच्छी खबर ये राजस्थान के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की अरुण जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अपने दर्शकों को हम बता दें कि अमेरिका की सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने देश में राजस्थान को वैश्विक निवेशकों के लिए बेहतर स्थान बताया है। भारत में कोविड-19 के कारण चलती आर्थिक सुस्ती और वैश्विक महामारी को देखते हुए टॉप 10 राज्यों में से राजस्थान को टॉप रैंकिंग मिली है। साथ ही राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेहतर भूमि आवंटन की प्रक्रिया, आसान और समयबद्ध ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरिंग मैकेनिज्म के कारण ये टॉप रैंकिंग राजस्थान ने हासिल की है। और जो निवेशक राज्य में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल राज्य बताया है। राजस्थान के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य में दोबारा से निवेश करने वाले अन्य उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों और राज्य निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक नीतियों पर लगातार राजस्थान सरकार काम कर रही है। वहीं भारत 5 देशों में शामिल है जिन्हें निवेशकों के लिए 2020 के लिए एक अनुकूल देश बताया गया है, जिनमें राजस्थान टॉप पर है। हमारे साथ दोबारा 40 के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अरुण अग्रवाल जी, तो यहाँ पर राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने इसे निवेशकों के लिए एक अनुकूल प्रांत बताया है। ये कितना अच्छी खबर राजस्थान के लिहाज से देखी जाए? बहुत ही अच्छी खबर है ये। सीईओ मैगजीन अमेरिका द्वारा जो आज ये कल सर्वे किया गया उसमें बताया गया, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के जो पॉलिसी निर्धारक है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा, जब ये सरकार आई थी, इन्होंने सबसे बड़ा इसमें एक खास बात की जो मैं बता देना चाहता हूं आपको, कि इन्होंने एक एक्ट पास किया कि कोई भी नया उद्योग लगाएगा राजस्थान में तो 3 साल तक उसको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फार्म भर के वो दे दे और 3 साल तक कोई डिपार्टमेंट उस पर लागू नहीं होता है। ऐसे में ये जो मेन कारण है इसके पीछे ये है। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ हुआ है, सिंगल विंडो सिस्टम को इन्होंने एक्ट के रूप में पारित किया है।
और सबसे बड़ा राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से पूरे देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान का है। ऐसे में कोविड-19 महामारी जैसी बीमारी के उपरांत राजस्थान को यह स्थान मिलना वास्तव में ये काबिल तारीफ है। और मैं तो इनके लिए हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे एसीएस इंडस्ट्री डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जी का और हमारे चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता जी, सभी का धन्यवाद दूंगा आपकी स्वराज एक्सप्रेस चैनल के मार्फत, जिन्होंने आज राजस्थान का सर इतना ऊंचा उठाया है। हम व्यापारी उद्योगपतियों का भी सर इससे ऊंचा हुआ है और ये एक हमारे लिए सुनहरा अवसर है राजस्थान के व्यापारी उद्योगपतियों के। अरुण जी, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है, कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से राजस्थान को भी बहुत नुकसान हुआ है अगर हम आर्थिक मोर्चे पर बात करें, तो ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट आना और राजस्थान को एक अच्छा राज्य घोषित करना निवेशकों के लिए, तो वहां के लोगों के लिए कितना ये सुखद होगा और कितना उन्हें इससे मनोबल मिलेगा आगे? बहुत ही इसका सुनहरा अवसर है। और ये जो कोविड-19 और पूरे आप देख रहे हैं पूरे विश्व इसमें आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में राजस्थान के लिए एक सुनहरा मौका मिला है। और इधर एक तरफ चाइना का आपने देखने की क्या स्थिति चल रही है, वैसे में पूरे भारत का भी स्थान आया है, पूरे विश्व के 5 देशों में भारत का स्थान भी आया है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके लिए मैं केंद्र सरकार की पॉलिसियों के लिए भी धन्यवाद दूंगा। अब ये सजग करना है कि भारत के जो सेंट्रल पॉलिसी बने उसमें ऐसी पॉलिसियां डिसाइड हो, ऐसे टैक्स हो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अब बोल चुका है कि राजस्थान और भारत देश विनियोग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग है, अनुकूल है। तो हमको इस स्वर्णिम मच्छर को इनकेस करना है, इसके लिए हम व्यापारी उद्योगपति, तो एक बहुत अच्छा अवसर राजस्थान के लिए यहाँ और एक बहुत अच्छी खबर सभी निवेशकों और जितने भी यहाँ पे उद्योगपति हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लगी मनु की प्रतिमा को हटाने की मांग फिर उठने लगी है। दलित ह्यूमन एक्टिविस्ट मार्टिन मैकविन ने इस बाबत एक पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा है और मांग की है कि मनु की प्रतिमा को वहां से हटाया जाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि मनु की प्रतिमा से भारतीय संविधान और दलितों का अपमान हो रहा है। मार्टिन मैकविन के मुताबिक ये भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के सपने को कमजोर करता है। साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रतिमा महज दलितों के उत्पीड़न का ही प्रतीक नहीं है बल्कि महिलाओं के उत्पीड़न का भी प्रतीक है। सूरज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।